हेलो 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 गुड इवनिंग एवरीवन। देखो बहुत बहुत नमस्कार। भाई कमेंट नहीं दिखाई दे रहा किसी बच्चे का। मैं कमेंट में लग रहा है कुछ इशू आ रहा है क्या? एक बार हमें चेक करना पड़ेगा, वरना तो इस बैच में तो बहुत बच्चे हैं। एक सेकंड, लेट मी चेक। कमेंट शो नहीं हो रहा, एक मिनट रुको। मैं अभी ऊपर, क्लास तो स्टार्ट हो गई है, मैं बोल देता हूँ उनसे कि भाई कि कमेंट नहीं आ रहे हैं बच्चों के, है ना, और कमेंट हो भी नहीं पा रहे हैं, तो कमेंट में कुछ इशू आ रहा है। मैं एक बार बोलता हूँ, ठीक है? तो जब तक भाई कमेंट वमेंट का ठीक हो, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपसे बहुत बढ़िया होंगे। हालांकि अभी एप्लीकेशन पे तो हम आज आपसे 2 दिन के बाद मिल रहे हैं, पर यूट्यूब पर तो सैटरडे संडे को क्लास रहती है, तो रात को 9 बजे मैं आपसे मिलता ही हूँ वहां पर। तो आप तो रोज देख ही रहे हैं मुझे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि एप्लीकेशन पे कई दिनों के बाद आए हैं, जैसे 2 दिन के बाद, जैसे बहुत दिन हो गए मिले हुए, तो वहाँ अलग टॉपिक चल रहा है, यहाँ अलग चल रहा है। तो आज हम क्लास में, पहले मैं हल्का सा फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आसान दिन है आज, आसान चीजें चलेंगी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, धारा के चुंबकीय प्रभाव में, तो मैंने अभी तक जो आपको बताया है, एक बार मैं फिर से मोटा मोटी रिवीजन करा देता हूँ। बार बार आप टीचर के मुंह से वही सेम चीजें सुनेंगे तो लंबे समय तक आपको याद रहेगी। तो इस चैप्टर मैंने शुरुआत किया था कि भाई नेचुरल मैग्नेट क्या होती है, प्राकृतिक चुंबक क्या होती है, जो बचपन में हम काले से पदार्थ के साथ खेलते थे, जो लोहे की चीज को अपनी तरफ को खींचता था। तो मैंने आपसे कहा था कि जो प्राकृतिक चुंबक है ये एक आयरन और है, लो एस्क है। लो एस्क है जिसे आप लोहा निकाल सकते हैं। तो वो लो एस्क जो अपनी तरफ को लोहे की चीजें खींच लेता है, उसका नाम था मैग्नेटाइट, और फॉर्मूला था इसका Fe3O4। फिर मैंने कहा था कि केवल ये जो खूबसूरती है ना, कि चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींच सकती है, केवल लोहे के साथ नहीं है। कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो, लोहा हो, कोबाल्ट हो, निकल हो, या दूसरी चुंबक हो, या कोई मूविंग चार्ज हो, गतिमान आवेश हो, चुंबक सब पे फोर्स लगाती है। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि चुंबक के कुछ प्रकार होते हैं, ये आपको बताया गया। फिर हमने चुंबक की कुछ प्रॉपर्टी बताई कि चुंबक को अगर हम फ्रीली लटका देंगे तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगी। चुंबक को कितने भी हिस्सों में तोड़ दो, आप उसका नॉर्थ और साउथ पोल अलग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक दो प्रॉपर्टी आपको और बताई होगी कि अगर नॉर्थ पोल नजदीक आएंगे तो प्रतिकर्षण रिपल्सन होगा, साउथ पोल आएंगे तो भी रिपेल होगा, और नॉर्थ और साउथ आएंगे तो अट्रैक्ट होगा। इस तरह की कुछ बातें हुई। फिर हमने आपको बताया पिछली क्लास में ओस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट, कि 1820 में ओस्ट्रेड साहब ने एक प्रयोग किया, और उन्होंने क्या देखा, एक्सीडेंटली हालांकि हुआ था ये, उन्होंने देखा कि जब किसी तार में करंट फ्लो करती है तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। तो हमारा जो टॉपिक का नाम भी था वो इसी से रिलेटेड है, कि अगर किसी तार के अंदर करंट फ्लो करेगी तो जो करंट है वो चुंबक जैसा प्रभाव पैदा करती है, एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर देगी। तो जैसे मेरे पास इस तार में करंट जा रही है, तो मैंने कहा था कि पेपर में आ जाए कि स्ट्रेट कंडक्टर में, यानी कि सीधे तार में अगर करंट है तो उसके आसपास का चुंबकीय क्षेत्र किस नियम के द्वारा बताया जाता है। ये पेपर में आ भी चुका है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर में भी रेलवे ने क्वेश्चन पूछा। तो मैंने कहा था कि अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट है तो करंट की डायरेक्शन में अपना अंगूठा करेंगे, उंगलियों को कर्ल करेंगे, जैसे उंगलियां घूमेंगी वैसे वैसे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है? तो किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ, अगर मान लो कि तार है इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो किसी स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है सर्कुलर टाइप का। तो ये हमने पिछली क्लासेज में बात की थी। दूसरा मैंने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए को कुछ लाइनों से शो करते हो ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई टेंजेंट स्पर्श रेखा आपको डायरेक्शन देगी, या जो चुंबकीय बल रेखाएं पे जो आपने टेंजेंट खींची है वो टेंजेंट, वो स्पर्श रेखा ये बता रही है कि अगर यहाँ पे किसी कंपास को रखा जाए तो उसका नॉर्थ पोल पर किधर को बल लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर वहां पे कंपास रख दिया जाए तो कंपास के नॉर्थ पोल पर किधर को बल लगेगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी तरफ को बल लगेगा। इस तरह की कुछ बातें हमने क्लास में की थी। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सारी बातें ध्यान होंगी, और अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो आपने बाद में वीडियो को देखा होगा तो हर एक चीज आपको क्लियर होगी। अभी समस्या ये है कि कमेंट नहीं आ रहे, वरना हम आपसे पूछ लेते। ये कह रहा है कि ट्राई करें इसे, एक सेकंड। चलो कोई नहीं, आ नहीं रहे कमेंट तो। देखो अब बेटा यहाँ पे देखेंगे, मान लो कि मेरे पास में एक ये तार है, स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है। ठीक? तो मैंने कहा था कि इधर करंट फ्लो करे उधर को अंगूठा करेंगे दाएं हाथ का, उंगली को कर्ल करेंगे, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इधर से उंगली अंदर घुस रही है, इधर से बाहर निकल रही है, तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। यानी इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ को घुसेंगी, इधर से बाहर की तरफ को निकलेंगी, इधर अंदर गई, इधर से बाहर की तरफ को निकल रही है। ठीक है? तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है
इधर से अंदर की तरफ घुस रही हैं, इधर से बाहर, इधर से अंदर, इधर से बाहर, इधर से अंदर, इधर बाहर, यानी कि जो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा ना, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो घड़ी की विपरीत दिशा में। तो आप इसे ऐसे समझना कि तार यहाँ की जगह यहाँ पर है, ये करंट फ्लो करी, ये अंगूठा की यहाँ से हमने उंगलियां कर करी, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय बल रेखाएं अंदर घुस रही हैं, यहाँ से बाहर, अंदर बाहर, तो ये जो बेटा डायरेक्शन बनेगी ना, ये घड़ी की विपरीत दिशा में बनेगी, यानी जो डायरेक्शन होगी वो सर्कुलर टाइप की होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं करंट की डायरेक्शन बदल दूं, करंट ऊपर की जगह नीचे से ऊपर की जगह ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो, फिर आपको वही करना है, करंट की डायरेक्शन में उंगलियां करेंगे, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा करेंगे, उंगलियों कर्ल करेंगे। अब इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर घुसेंगी, इधर से अंदर घुसेंगी, इधर से बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अब यहाँ पे जो बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी सर्कुलर टाइप का ही होगा, लेकिन अब कैसा होगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब वो बनेगा क्लॉकवाइज, अब वो बनेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में, और यहाँ पे घड़ी की विपरीत दिशा में। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर में किसी सीधे तार में करंट है तो उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो तुम्हें पता है सर्कुलर होगा। दूसरा कहेगा अगर हम तार में करंट की डायरेक्शन बदल दे तो क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ को घुस रही थी, अंदर की तरफ घुस रही है तो क्रॉस से दिखाते हैं, और यहां से बाहर की तरफ को निकल रही है तो मैंने कहा था कि डॉट से दिखाएंगे, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ साइड में, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर घुसेंगी तो इधर क्रॉस आ गया, और इधर से बाहर निकलेंगे तो डॉट आ गया। तो देखो डायरेक्शन चेंज होगी ना, यहाँ पे दाएं हाथ की तरफ को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ को है, यहाँ से बाहर की तरफ को है। अब यहाँ पे दाएं हाथ की तरफ को बाहर है, यहाँ पे अंदर की तरफ को है। तो करंट की डायरेक्शन बदल देने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। अब तो कमेंट ना आए ना, तो ये बड़ी समस्या होती है पढ़ाना ना लाइव क्लास में। तो चलो बाकी कुछ आपके डाउट होंगे, कुछ समस्या होगी तो मैं उसे कल की क्लास में पूछ लूंगा आपसे, ठीक है। तो अभी इसे क्लास में कंटिन्यू रखो, जो भी डाउट आए अपने रजिस्टर में लिख लेना, कल पूछ लेना, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट, हिंदी में लिखेंगे मैग्नेटिक, यहां पे लिखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, हिंदी में लिखेंगे किसी धारावाही, धारावाही नहीं से धारा बह रही हो, किसी धारावाही अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो अब आप सबको ये तो पता चल गया कि अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट है, धारा है, तो करंट अगर है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा। उस चुंबकीय क्षेत्र की आपको दिशा भी पता चल गई कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, हम करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखेंगे तो करंट की डायरेक्शन, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलेगी, किधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर घुस रही है, से बाहर निकल रही है, यानी कि सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन आपको ये तो पता चल गया कि जो तार में करंट होने से उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो किस प्रकार का होगा, उसकी डायरेक्शन भी पता चल गई। लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कि वो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 2 टेस्ला का है कि 5 टेस्ला का कि 20 टेस्ला का है, उसका स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, तो केवल डायरेक्शन पता चली है। अब मुझे उसकी वैल्यू भी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखना बेटा, मान लो कि मेरे पास में कि वायर है ये, ठीक, और इसमें करंट फ्लो कर रही है आई। अब मैंने इस तार का छोटा सा एलिमेंट ले लिया, छोटा सा पार्ट ले लिया, समझेंगे अवयव एलिमेंट। अब जब इस तार में करंट फ्लो कर रही है आई, तो इस एलिमेंट के अंदर भी यही करंट पास करेगी आई, यहां तक भी आई, इस पूरे तार में आई करंट रहेगी। तो मैं देख रहा हूं कि छोटा सा जो एलिमेंट है ये, इस एलिमेंट की वजह से मान लो इस एलिमेंट से यहां पर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, जो कि इस करंट एलिमेंट से थीटा एंगल पर है। तो इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा इतने से पार्ट की वजह से, तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं कि वो कितना होगा, उसकी स्ट्रेंथ कैसे निकालें कि 2 टेस्ला का होगी 50 टेस्ला का होगा। भाई दोबारा समझना, मैंने कहा कि एक तार में करंट है तो उस तार में करंट की वजह से उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। वो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, 2 टेस्ला होगा कि 12 होगा कि 15 होगा कि 1 लाख टेस्ला का होगा, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे तो हम ये क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके नाम को दोबारा समझना, किसी धारावाही अवयव, यानी जिससे धारा बह रही हो, एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा एलिमेंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र हम निकाल रहे हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो बेटा, किसी करंट, ये छोटा सा पार्ट मैंने लिया तो उसके से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो बहुत छोटा सा ही पैदा होगा, तो उसे लिख रहे हैं डेल्टा बी। तो डेल्टा बी क्या है, इस एलिमेंट की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखते हैं, डेल्टा बी का मतलब छोटा सा एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा ही पैदा करेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बेटा, एक तो प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा करंट के, यानी कि तार में जितने ज्यादा एम्पेयर की आप करंट पास कराओगे तो इस एलिमेंट की वजह से उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। तो मान लो आपने पहले 2 एम्पेयर की करंट पास करा रखी थी, अब आपने करा दी 50 एम्पेयर की, तो जैसे करंट के लिए बढ़ाओगे तो इसी पॉइंट पर जितना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पहले थी उससे ज्यादा हो जाएगी। दूसरा,
एक बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि जो आपने एलिमेंट लिया इसकी लेंथ कितनी है। तो मान लो ये छोटा सा पार्ट है तो इसकी लेंथ मैंने ले ली डेल्टा एल, तो मैग्नेटिक फील्ड एक समानुपाती होगा इस धारावाही अवयव की लंबाई के समानुपाती, करंट कैरिंग एलिमेंट की लंबाई के समानुपाती, यानी कि जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, जितनी ज्यादा करंट होगी उतना अधिक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। तीसरा बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये समानुपाती होता है साइन थीटा के, यानी जो एंगल है इस एंगल का साइन इसकी ज्या लेनी है, तो किसी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो समानुपाती होता है आई के डेल्टा एल के साइन थीटा के। तो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है अगर आप यहां पे समझना चाहो, आप सभी को ये पता है कि बेटा अगर मैं यहां पे ले लूं थीटा और यहां लूं साइन थीटा, थीटा के लिए ले लूं मैं 0 डिग्री 30 45 60 90, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 1, साइन 30 की होती है हाफ, साइन 45 की होती है 1/√2, साइन 60 की होती है √3/2, साइन 90 की होती है 1। यानी जैसे जैसे मैं थीटा की वैल्यू बढ़ा रहा हूं 0 से 90 कर रहा हूं तो वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब पता क्या हुआ, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में एक ये वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, अब यहां पे मैंने छोटा सा एक एलिमेंट लिया, तो अगर मैं आपसे पूछता, अगर यहां पे कमेंट आ रहे होते मेरे पास में कि भाई मेरे पास एक पॉइंट है ये P और मेरे पास में एक पॉइंट है ये Q, तो इन दोनों पॉइंट में इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P और Q किस पॉइंट पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर आपसे मान लो कि अभी आप अपनी कॉपी पर लिखना आंसर